ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन चक्रधर का घर था वो। एक महंगे सोफे पर चक्रधर बैठे हुए थे। उनके सामने 30 साल का रमेश आज्ञाकारी बनके खड़ा था। तभी साड़ी पहनी हुई अनामिका रमेश की तरफ आती है। रमेश जो खड़ा था उसे देखती है। राम, तुम इस तरह से क्यों खड़े हो? बैठो। अंकल ने मेरे स्थान को पहचाना है, इसीलिए उन्होंने मुझे बैठने को नहीं कहा और मैं भी नहीं बैठा। करेक्ट मिस्टर रमेश, मैं बिजनेसमैन हूँ और हर चीज को बिजनेसमैन की तरह ही सोचता हूँ। और अब मेरी बेटी की शादी को भी। मैं भी वही बात कह रहा हूँ अंकल। मैं खुद MCA हूँ। इसे बस एक क्वालिफिकेशन मत समझिएगा। कहना चाहता हूँ कि मैं एक मिडिल क्लास हूँ और मुझे ये लव मैरिज पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की पर अनु ये बात समझना ही नहीं चाह रही है। इस तरह से बोलने पे अनामिका को गुस्सा आ जाता है। वो कस के एक थप्पड़ रमेश को लगाती है। चक्रधर बस देखते ही रह जाते हैं। उधर दूसरी तरफ एक छोटे से गांव में प्रसाद और शारदा मिट्टी के घर में रहा करते थे। शारदा अच्छे से घर पे बैठी हुई थी। प्रसाद हड़बड़ाते हुए उसके पास आते हैं। अरे आप चिंता मत कीजिए, वो शहर में अमीर घर में पली बड़ी लड़की है। वो हमारे गांव के बेटे से क्यों शादी करेगी भला? अभी तक तुमने उस अनामिका से बात नहीं की ना, इसीलिए ये सब कह रही हो। मैंने बात की है। वो दिल से हमारे बेटे से प्यार करती है, ये मुझे समझ में आ गया है। आपका मतलब वो पैसे वाली शहर की लड़की हमारे बेटे से ही शादी करेगी और उसे हमसे दूर छीन के ले जाएगी? हाँ नहीं शारदा नहीं, वो कही है वो हमारे बेटे से शादी करके हमारे यहाँ आएगी रहने। मैं चाहता हूँ कि उसके लिए सारी सुख सुविधाएं यहाँ हो, पर हमारे पास उतने पैसे कहाँ से होगा? आप ही बताइए। आप मजदूरी का काम करने जाते हैं, मैं शहर में एक क्लिनिक में हेल्पर का काम करती हूँ। जो पैसे हम मिलके कमाते हैं सारे पैसे तो बेटे की पढ़ाई में खर्च हो गए। इस तरह कह के दोनों दुखी हो जाते हैं। उधर अनामिका जिसने राम को थप्पड़ लगाई थी उसे बहुत बुरा लगता है। रमेश के गाल पे अनामिका के उंगलियों के निशान पड़ जाते हैं। यह देखकर अनामिका को आंसू आ जाता है। मैं कितनी बार कहूँ पर आप मेरी बात क्यों नहीं समझते राम? मैं आपसे सच्चे दिल से प्यार करती हूँ। अनु, मैं चाहता था कि अंकल ये समझ पाए कि तुम इस मिडिल क्लास लड़के से कितना प्यार करती हो, ये नहीं कि मैं तुम्हारे इस प्यार को नहीं समझता। क्या आपको राम पसंद नहीं? आप हमारी शादी के लिए तैयार नहीं है? नो बेबी, आई लाइक राम। तुम दोनों शादी करोगे तो लोग यही कहेंगे कि मेड फॉर ईच अदर। मुझे शादी के लिए ऐतराज नहीं, पर क्या डैड? शादी के बाद मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम राम के साथ गांव में रहो। पिताजी, भले ही मैं आज के जमाने की लड़की हूँ पर कभी भी फैशन लिमिट्स को क्रॉस नहीं किया है। आपने जो आजादी दी है कभी उसका दुरुपयोग नहीं किया। तुम अच्छे और बुरे में फर्क कर सकती हो। हाँ पिताजी, शादी रिश्ते में जिसने उसके गले में मंगलसूत्र बांधा है उसी के साथ रहना ठीक होता है और ये सच है। तभी तो माँ आपके पास रहने के लिए आई और मुझे वहाँ जाना होगा। फिर तुम्हारी ग्रैंड शादी नहीं हो पाएगी, तुम्हारी इच्छा। मेरा नाम कहीं इस्तेमाल मत करना, क्योंकि लोगों को अगर पता चले कि तुम मिडिल क्लास लड़के से शादी की हो तो मेरा इमेज खराब हो जाएगा। इस तरह कहने पे अनामिका बिना कुछ कहे हुए अंदर चली जाती है। फिर एक मामूली सी साड़ी पहन के वो हॉल में वापस आती है। पिता के प्यार की वजह से वो जाके उनसे गले लगती है। चक्रधर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रमेश का हाथ पकड़ के अनामिका उस घर से चली जाती है। फिर मिट्टी के घर में रहने वाले प्रसाद का सेलफोन बज उठता है। बताओ बेटा, प्रसाद कहते हैं। उस वक्त रमेश और अनामिका ट्रेन में थे। पिताजी, मैं अनामिका को लेकर आ रहा हूँ। मंदिर में शादी का बंदोबस्त कर दीजिए। घर आने के बाद मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। ठीक है बेटा, मैं मंदिर में शादी का बंदोबस्त कराता हूँ। इतना कहकर प्रसाद फोन काट देते हैं। शारदा, अनामिका के पिताजी शादी के लिए तैयार नहीं हुए, इसीलिए बेटे ने कहा मंदिर में शादी का बंदोबस्त करने। चलिए फिर चलते हैं जी। फिर दोनों घर पे ताला लगा के निकल जाते हैं। उसी दिन शाम के वक्त अनामिका और रमेश एक दूसरे से माला बदलते हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं और रमेश अनामिका के गले में मंगलसूत्र पहना देता है। शारदा प्रसाद उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं। फिर बेटे बहू को वो अपने मिट्टी के घर में ले आते हैं। गांव के मिट्टी के घर में अमीर शहरों में रहने वाली अनामिका की जिंदगी शुरू होती है। स्टोव में शारदा खाना पकाने लगती है और अनामिका सब्जियां काट के उन्हें मदद करने लगती है। खाना बन जाने के बाद शारदा
पति प्रसाद और बेटे रमेश के लिए खाना पैक कर देती है। अनामिका ये सब देखती है। थोड़ी देर के बाद प्रसाद और रमेश अपना अपना डब्बा लेकर मजदूरी के काम के लिए निकल जाते हैं। बहू, मैं भी क्लिनिक के लिए निकलूंगी, घर पे ध्यान से रहना। इतना कह के शारदा भी निकल जाती है। मिट्टी के घर में बिस्तर पे बैठी बैठी अनामिका बोर होने लगती है। उसके लिए तो समय काटना भी मुश्किल हो जाता है। अरे ये क्या, समय काटना तो बहुत मुश्किल हो गया है। जिंदगी तो बहुत बोरिंग है। समय काटने के लिए टीवी होता है, वो भी नहीं है। कम से कम रेडियो होता। ठीक है, मैं आराम से स्मार्टफोन लाने को कहूंगी, कम से कम रील्स देख लूंगी। इतना कहकर वो अपने बेडरूम में चली जाती है। फिर एक दिन वो अपने स्मार्टफोन पे रील्स देख रही होती है। वहाँ पे एक गोबर गैस बनाने का वीडियो बहुत वायरल हो रखा था। भले ही वो रील उसे पसंद नहीं था, पर फिर भी देखती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। फिर अनामिका गर्भवती होती है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। शारदा अब काम पे ना जाके घर पे ही रुकती है अनामिका का देखभाल करने के लिए। हरीश जन्म लेता है। फिर धीरे धीरे अनामिका को इस मिडिल क्लास जिंदगी की आदत पड़ जाती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। हरीश के साथ साथ अब भव्या का भी जन्म होता है। फिर दोनों स्कूल जाने लगते हैं। पर उस मिट्टी के घर में कोई बदलाव नहीं आया। सास, ससुर और पति कोई भी नहीं बदलता। फिर एक दिन अनामिका जब खाना पका रही होती है, उसका गैस खत्म हो जाता है। हमारे पास एक ही सिलेंडर है, मैं कब से कह रही हूँ कि दूसरा सिलेंडर मंगवा लीजिए, पर कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है, कोई देख तक नहीं रहा है। अब गैस खत्म हो गया, इस चावल सब्जी का क्या करूँ? अच्छा होगा अगर गुस्सा मेरे पे उतारो अनामिका, बहुत मेहनत से ये परिवार पैसे कमा कर लेकर आता है। अनामिका, दूसरा सिलेंडर लाने के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए, हमारे पास उतने पैसे नहीं है, मैंने कहा है ना। अब मैं खाना कैसे पकाऊं? मेरे पैर आके पकाएंगे। इस तरह कही रही थी, तभी दोनों बच्चे स्कूल के लिए रेडी होकर आ जाते हैं। इधर सासू माँ ससुर जी भी आते हैं, पर अनामिका बहुत नाराज थी। खत्म होने के बाद तुरंत तो दे सकते हैं ना, पर नहीं, बुक करो, उसके एक हफ्ते बाद डिलीवरी। छी, मेरी किस्मत ही खराब। इस तरह कहकर वो पड़ोसी के घर पे सिलेंडर मांगने के लिए जाती है। वो ना कह देते हैं। फिर सामने वाले घर पे जाती है, वो भी नहीं है कह देते हैं। इस तरह 10 मिनट के अंदर सभी जान पहचान वालों से गैस सिलेंडर मांगने जाती है, पर सभी ना कह देते हैं। अब चूंकि काफी देर हो चुका था, इसीलिए बिना खाए पिए ही बच्चों को लेकर उन्हें स्कूल छोड़ने जाती है। शारदा, प्रसाद, रमेश भी अपने अपने काम पे चले जाते हैं। अब अनामिका लकड़ी का चूल्हा जला के खाना पकाने बैठती है। प्रतिमा के घर पे गई तो कह रही थी, गैस को लेके बड़ा झंझट है, अच्छा होता अगर हम खुद से गैस बना पाते। इस बारे में सोचना होगा। हाँ, जैसा उसने कहा है, हम गैस क्यों नहीं बना सकते भला? जब वो इस तरह सोच रही थी, तभी अनामिका को याद आता है कि उसने एक बार गोबर से गैस बनाने का एक रील फोन पे देखा था। इस बीच लकड़ी के चूल्हे पे चढ़ा हुआ चावल जल जाता है। फिर अनामिका गोबर गैस के बारे में पढ़ती है और जो जो सामान की जरूरत है उसका बंदोबस्त करती है। अनामिका हाथ में बाल्टी लेकर जहाँ जहाँ गोबर रास्ते में दिखता है उसे उठाने लगती है। प्रतिभा, जिसके घर पे मवेशी थे, उनसे गोबर खरीदती भी है। कुछ ही दिनों के अंदर अनामिका गोबर गैस बना लेती है। फिर अनामिका खाना पकाने लगती है। सारे गांव वालों को अनामिका के गोबर गैस के बारे में पता चलता है। जब भी गांव वालों का गैस खत्म हो जाता तो वो अनामिका के पास गैस लाने के लिए जाते हैं। फिर अनामिका कम भाव में गोबर गैस सिलेंडर बेचने लगती है। गांव वाले अनामिका को पैसे देकर अपना अपना सिलेंडर ले जाते हैं। सभी लोगों को अनामिका के बनाए हुए गोबर गैस के बारे में पता चलता है। पड़ोस के गांव से भी लोग गोबर गैस खरीदने के लिए आने लगते हैं। इसी के साथ अनामिका कुछ कर्मचारियों की मदद से गोबर गैस यूनिट शुरू करती है। कुछ ही दिनों के अंदर अनामिका का घर बिल्कुल बदल जाता है। कपड़े बदल जाते हैं, पूरा परिवार बदल जाता है। यह सब देखते हुए लीडिंग जयत्रा टीवी चैनल के लोग आकर अनामिका का इंटरव्यू लेते हैं। वो कई तरह के सवाल पूछते हैं, कुछ इधर के परिवार के सवाल, कुछ उधर के। उधर चक्रधर ये सब टीवी पे देखते हैं। अब ये कहने की बजाय कि आप महान चक्रधर की बेटी है, आप कह रही हैं कि बस आप चक्रधर के घर में पैदा ली हैं। इसके पीछे असल वजह क्या है? मेरे पैदाइशी के पीछे मेरे पिताजी है, उसके बाद सासू माँ का परिवार। अगर मेरे पिताजी राम से शादी के लिए कभी तैयार नहीं होते तो हो सकता है मैं यहाँ पे कभी नहीं आती, और मेरे ससुराल वाले मेरे साथ ना होते, जिस वजह से आज जो मैं कर पाई हूँ वो शायद कभी कर पाती। इस तरह बिना किसी को चोट पहुँचाए बड़े ही अच्छे से अनामिका जवाब देती है और घर लौट जाती है। वहाँ पे चक्रधर खड़े थे। अपने पिताजी को देखकर अनामिका बहुत खुश होती है और तब से सभी लोग एक साथ मिलजुल के गाँव में जीवन गुजारने लगते हैं।
रमेश एक मैकेनिक शॉप के पास काम कर रहा होता है, तभी अनामिका वहाँ पे आती है। अनामिका, तुम यहाँ पे क्यों आई? आपके लिए, आपसे बात करनी है मुझे। मैं रात में घर आऊंगा ही ना, तब हम बात कर लेते। यहाँ दुकान पे इस तरह से बात करना ठीक नहीं लगता है ना। जिस घर में हम रहते हैं वो बहुत ही छोटा है, वहाँ पे बात करने का मौका ही कहाँ मिलता है। यहीं पे बात करना ठीक रहेगा हमारे लिए। अच्छा ठीक है, अभी तुम घर जाओ। घर का सारा काम खत्म करके शाम को सब्जियां लेने के नाम पे तुम पार्क के पास आओ, मैं भी वहाँ आता हूँ। हम वहीं पे बात करेंगे। यहाँ पे इस तरह दुकान पे बात करना ठीक नहीं लगता अनामिका। फिर से पार्क में क्यों जाना बताइए, मैं यहीं पे बात करूंगी। मैंने आपके ओनर से कहा था ना 50,000 उधार मांगने के लिए, आपने मांगा क्या? नहीं अनामिका, मैं उनके बारे में जानता हूँ, वो पैसे नहीं देंगे। इस तरह कहने पे अनामिका गुस्से से बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चली जाती है। रमेश बाइक मरम्मत करने में फिर से लग जाता है। एक छोटे से ड्यूप्लेक्स घर में पति प्रसाद टीवी देख रहे होते हैं। तभी पत्नी शारदा वहाँ पे आती है। खाना और टीवी देखना, बस यही काम रह गया है। मैं जा रहा हूँ और आ भी तो रहा हूँ, ये भी कहो शारदा। बहुत हुआ, अगर इस तरह की बातें करेंगे ना तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। कभी भी तुम शांत नहीं रह सकती हो क्या शारदा? जब तक हाथ पैर ठीक रहते हैं तब तक कुछ अच्छे पैसे कमा लेना चाहिए। इतने दिनों से तो किया शारदा, अब कुछ वजह है तभी तो नहीं कर रहा हूँ। ये जानते हुए कि भी बेटे की कमाई से घर चलाना कितना मुश्किल है, फिर भी आप ये बात समझते क्यों नहीं? क्यों? बहू अनामिका ने जब कहा कि वो कुछ काम करना चाहती है, तुम उस बात पे राजी नहीं हुई? मैं नहीं मानूंगी। जो बहू घर पे रह के कामकाज करती है वो आज्ञाकारी होती है, बाहर से कमा के लाने वाली से। शारदा जब ऐसा कह ही रही थी तभी बीच में प्रसाद कहने लगते हैं। मतलब वो चिड़चिड़ी होगी, अहंकार होगा, उसका मिजाज होगा, यही कहना चाहती हो ना? और नहीं तो क्या। हाँ, ऐसा कह ही रही थी कि तभी शारदा का फोन बज उठता है। शारदा फोन देखती है। बेटा क्यों फोन कर रहा है? बात करो शारदा, बेटा क्यों फोन कर रहा है पता करो। फिर जाके शारदा फोन उठाती है। बेटा रमेश बोलो। माँ, पिताजी घर पे है क्या? घर पे रहे बिना तुम्हारे पिताजी अब जाएंगे भी कहाँ? ठीक है, तो पिताजी को फोन दीजिए। रुको, देती हूँ। इतना कहकर शारदा प्रसाद को अपना फोन दे देती है। प्रसाद फोन लेकर बाहर निकल आते हैं। वो दरवाजे के पास देखते हैं। पिताजी, आपको सास बहू ने कुछ कहा है क्या? अनामिका इस दुकान पे आई थी। बेटा रमेश, घर के खर्च से घर चलाना और बच्चों की पढ़ाई कराना मुश्किल हो गया है, इसीलिए तुम्हारी कमाई के साथ साथ बहू अनामिका भी चाह रही है कि वो कुछ व्यापार कर ले, इसीलिए शायद गई होगी। पर माँ तो बिल्कुल नहीं मानेगी पिताजी। अगर वो मान ली तो तुम्हारी माँ कैसे होगी? इस तरह बात हो ही रही थी कि तभी शारदा धीरे धीरे दरवाजे के पास आती है। वो आके खड़ी हो जाती है जैसे कि वो फोन पे बात कर रही हो और आके प्रसाद को देखने लगती है। हम क्या बात कर रहे हैं सुनना है तुम्हारी माँ को, इसीलिए चोर की तरह वो दरवाजे के पास खड़ी है। तो अब से बात करने के लिए हमें छत पे जाना होगा बेटा। ऐसा कहते हुए फोन रख के वो शारदा के पास लौट आते हैं। उधर गरीब बहुरानी अनामिका अमीरों के बड़े से हॉल में खड़ी होकर चारों तरफ सिर्फ देखते ही रहती है। तभी उसकी सहेली अमृता आती है। अमृता को देखकर अनामिका बहुत खुश होती है। अनामिका, आके मुझे एक जोरों का थप्पड़ मारो। क्यों? ये सपना नहीं है अमृता, सच है। मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तुम्हारा थप्पड़ खाए बिना लगता है मुझे ही कुछ समझ में नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, एक दूसरे को मारने के बदले मैं जहाँ से आई थी वापस चली जाती हूँ, तब जाके तुम विश्वास करोगी कि ये सपना नहीं है, सच है। इस तरह कह के अनामिका हॉल से दरवाजे के पास चली जाती है। अमृता धीरे से मुस्कुराते हुए दरवाजे के पास खड़ी अनामिका के पास जाती है। चलो, बहुत पागलपंती हो गया, अब हम बैठ के बात करते हैं। इस तरह कहने के बाद अमृता अनामिका को साथ में लेके हॉल में जाके सोफे पे बैठती है। तो अब बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? असल में मुझे 50,000 रुपए उधार चाहिए। अच्छा मजाक था, मैं तो पूछ रही थी चाय या कॉफी, इनमें से तुम क्या लेना पसंद करोगी? मुझे चाय कॉफी कुछ भी नहीं चाहिए अमृता, बस 50,000 रुपए चाहिए। अनु, तुम सीरियसली कह रही हो? हाँ, मैं तुमसे क्यों मजाक करूं भला। मुझे 50,000 रुपए चाहिए। इस सर्दी में लोग क्रिसमस मनाएंगे, क्रिसमस ट्री, स्टार, केक्स,
क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए इन सारी चीजों का बहुत डिमांड होगा। मैं स्टॉल लगाना चाहती हूँ। बहुत सारे दुकान लगे होंगे, लेकिन कस्टमर तुम्हारे पास क्यों आएंगे? मुझे एक बस छोटी सी तरकीब सूझी और उसी में कोशिश करनी है। तरकीब तो अच्छी है, 1 मिनट रुको, मैं सासू माँ से पूछ के आती हूँ। इस तरह कहकर बेडरूम में जहाँ उसकी सासू माँ अपर्णा देवी थी उनके पास जाती है। क्या हुआ बहू, क्या बात है? मेरी फ्रेंड अनामिका आई है, तो क्या मैं जाके हाथ धोने के लिए पानी दूं, हाथ पोंछने के लिए तौलिया दूं या खाना पका के उसे परोसूं? अरे माँ जी, वो बात नहीं है। वो व्यापार शुरू करने के लिए 50,000 रुपए मांग रही है, बस इतना ही है। इधर अपर्णा देवी और अमृता के बीच में जो बातचीत हो रही थी वो हॉल में बैठी अनामिका को सुनाई देती है। हाय भगवान, अमृता की सासू माँ भी तो बहुत बोलती है। इस तरह सोचते हुए वो फिर उनकी बातें सुनने लगती है। मैं 50 रुपए दूंगी, पर श्योरिटी के लिए क्या होगा? वैसे 100 रुपए पे 10% का ब्याज लगेगा, मतलब 50,000 में 5,000 इंटरेस्ट। हाँ, तो अब जाओ, जाके अपनी सहेली को बता दो। अमृता वहाँ से बाहर निकल आती है। चूँकि अनामिका अपर्णा देवी और अमृता की पूरी बातचीत सुन चुकी थी, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। अमृता हॉल में आके देखती है कि अनामिका कहीं पे भी नहीं है। लगता है अनामिका चली गई। इस तरह सोचकर अमृता जाके सोफे पे बैठ जाती है। अनामिका दुखी होकर एक सीमेंट बेंच के ऊपर जाकर बैठी होती है। तभी रमेश का मालिक मनोहर अनामिका को वहाँ बैठे हुए देखकर अपनी बाइक लाकर उसके पास रोकता है। अनामिका, तुम यहाँ पे? सॉरी जी, मैंने आपको यहाँ पे देखा नहीं था। तुम मुझे नहीं जानती हो, पर मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम रमेश की पत्नी हो ना? तुम्हारा नाम अनामिका है। मतलब कि आप मेरे पति के मालिक, मैकेनिक शॉप के ओनर हैं? हाँ हाँ, पर तुम यहाँ दुखी होकर इस तरह क्यों बैठी हो? इस तरह से पूछने पर वो अपने व्यापार के बारे में जो करना चाहती है उस बारे में बताती है। कितना खर्च होगा वो भी बताती है। ठीक है, तुम्हें पैसे चाहिए, मैं तुम्हें 50,000 दूंगा। ये बात हमारे बीच में ही रहेगी, इंटरेस्ट की जरूरत नहीं, पर जब दोगी तो एक साथ 50,000 देना, इतना ही काफी है। ये सुनकर अनामिका बहुत खुश हो जाती है। मनोहर पास के एटीएम में जाके 50,000 उठाते हैं और अनामिका को वो पैसे दे देते हैं। पैसे लेके बहुत खुश होती है और मनोहर के सामने हाथ जोड़ के कृतज्ञता स्वरूप धन्यवाद कहती है। फिर अनामिका खुशी खुशी घर चली जाती है। अलमारी में जाके वो पैसे रख देती है। ये चीज शारदा देख लेती है। इतने रुपए बहू को कहाँ से मिला? किसने उधार दिए? ये सोचकर वहाँ से वो चली जाती है। उस रात जब घर पे सब थे, अनामिका अपने व्यापार के बारे में सबको बताती है। जो तुम कही वो तो अच्छा है बहू, पर इतने पैसे तुम्हें कहाँ से मिले? आपके बेटे ने अपने मालिक से कहकर दिलवाया है माँ जी। ये सुनकर रमेश एक पल के लिए बड़ा आश्चर्य होता है। उसकी माँ उसे गुस्से से देखती है तो वो चुपचाप अपना सर नीचे कर लेता है। ये देखकर अनामिका मुस्कुराती है। माँ, मैं और बहन आपकी मदद करेंगे। हाँ बहू, नाती और पोती के साथ साथ मैं भी तुम्हें मदद करूँगा। मैं भी मदद करूँगी बहू, अब मुझसे घबराने की जरूरत नहीं। ये बातें सुनकर अनामिका बहुत खुश होती है। अगले दिन ही क्रिसमस था। उस रात गरीब बहुरानी अनामिका, उसके बच्चे हरीश और भव्या, सासू माँ शारदा और प्रसाद सभी अनामिका की मदद करते हैं। गरीब अनामिका सड़क किनारे एक क्रिसमस का स्टॉल लगाती है। आइए बाबू आइए, क्रिसमस सेलिब्रेशन की सारी चीजें बहुत ही कम भाव में मेरे पास से ले जाइए। सड़क किनारे दुकान सोच के रुकिए नहीं, एक बार आके देखिए, 1 नंबर का केक है, पसंद आए तभी ले जाइए। इस तरह अनामिका कहती है। हरीश और भव्या लोगों को स्टार्स देते हैं। शारदा वहीं पे पैसे कलेक्ट करने लगती है। रमेश सामान पैक करता है और प्रसाद क्रिसमस ट्री बेचने में लगे होते हैं। सर्दी के मौसम में लगाए गए क्रिसमस के स्टॉल में जितने भी सामान थे वो सारे सामान बिक जाते हैं। कुछ भी नहीं बचा, उससे वो बहुत अच्छा कमाते हैं। मुझे तो कुछ और ही लगा था बहू, पर तुम्हारी परिकल्पना तो काम आ गया। 50,000 लगा के हम 1 लाख कमा लिए। अब इसका क्या करेंगे? माँ जी, अभी संक्रांति आ रहा है ना, उस वक्त लोग पतंग खरीदना पसंद करते हैं, तब हम वही काम करेंगे। तरकीब अच्छी है बहू रानी, हमारा पूरा सहयोग तुम्हारे साथ है।
इतना कहकर वो पूरा पैसा अनामिका को दे देती है। अनामिका उसमें से 50,000 निकाल लेती है और सीधा ले जाकर मनोहर को उसके पैसे वापस कर देती है। मनोहर के इस सहायता की वजह से अनामिका हाथ जोड़ के उसके सामने कृतज्ञता दिखाती है और फिर वहाँ से घर लौट आती है।